Welcome to all of you dear students. Again, the last portion of liquid state I am going to discuss with you people. आपको जैसा कि मैंने प्रीवियस लिक्विड से रिलेटेड बताया कि असल चीज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, उनसे रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में कौन से टाइप के लिक्विड्स में किस टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, कौन से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, कौन से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम, किसकी बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में कैसे वेरिएशन आनी है। असल में जो सब क्वेश्चंस होते हैं वो इस पोर्शन से रिलेटेड जो है वो पूछे जाते हैं, जो मैं अभी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने लगा हूं। यानी कि आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल अबाउट evaporation, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो ये तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इवेपोरेशन क्या होता है? हाय गर्मी बेटे, आज मुल्तान का स्टूडियो में मैं जो मौजूद हूँ, मुल्तान स्टूडियो का जो टेम्परेचर है, यानी कि मुल्तान का जो टेम्परेचर है वो 47 रिकॉर्ड किया गया है। मतलब एसी को सही फुल चलाने के बावजूद आई फील्स अ लॉट ऑफ हीट इन द एनवायरनमेंट। यानी हो ये वो क्या है कि कोई एसी चला दो यार। तो इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से मैं बात करने लगा था। तो बेटा देखिएगा, इवेपोरेशन सबसे पहले क्या होता है? स्पॉन्टेनियस एस्केप होना है लिक्विड मॉलिक्यूल्स का। क्या होना है? स्पॉन्टेनियस एस्केप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल ओवर द surface of the liquids at all temperatures is called evaporation। तो ये बात तो तय हो गई कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पूरे सरफेस से हर टेम्परेचर पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स एस्केप होते रहते हैं उसको इवेपोरेशन का नाम दिया जाता है। तो ये रहा स्पॉन्टेनियस चेंज। इसका मतलब है पहला एमसीक्यू यहां से बन सकता है कि इवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसके बाद लिक्विड इनटू वेपर स्टेट में जा रहे हैं एंड इट कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर्स। ये होगी इवेपोरेशन। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लाइक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में ये नेचुरल फिनोमिना है, पहला एमसीक्यू आ सकता है। सेकेंड नंबर पर ये टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड है। नंबर 3 स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूअस है। नंबर 4 एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि सराउंडिंग की जो हीट है वो सिस्टम के अंदर एंटर होती है। सराउंडिंग की हीट सिस्टम में जब एंटर होगी तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इवेपोरेशन कॉज करेगी कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में सराउंडिंग पर कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। द रीजन इज दैट एज यू नो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप हो रहे हैं लिक्विड की सरफेस से और लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स पीछे बच रहे हैं। तो लिक्विड बिकम्स कूल एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग फॉल्स, ताकि वो हीट कंपनसेट हो जाए। बड़ा फेमस क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा था। व्हाई इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के आई गेस क्वेश्चन नंबर 12 का 6वां या 7वां जो है वो पार्ट है। एनीहो, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इवेपोरेशन के बारे में एक और पॉइंट कि एक ओपन कंटेनर प्रोसेस होता है। ओपन कंटेनर, इवेपोरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर। तो इवेपोरेशन जो है ये ओपन कंटेनर प्रोसेस है, ये ओपन कंटेनर में टेक्स प्लेस हो रही है। एक तो मैंने अपने डियर स्टूडेंट्स को ये पॉइंट सिखा दिया, ये पॉइंट बता दिया जो आप लोगों के पास महफूज हो जाना चाहिए। ये भी पेपर में सवाल आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कोई कहे कि एज ए रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पहले राइज होता है, उसके बाद सराउंडिंग की हीट जब सिस्टम में ट्रैवल करती है तो फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर भी जो है वो फॉल कर जाता है। तो दैट्स व्हाई इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है। वो घड़ों में पानी ठंडा रहना, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको पता है कि वो क्ले के बने होते हैं, पोरस होता है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप होते रहते हैं, तो पीछे लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं, जिसकी वजह से वो मट्टी जो है वो ठंडी हो जाती है, उसके अंदर पड़ा हुआ पानी भी जो है ऑफकोर्स ठंडा हो जाता है। ये हो गया इवेपोरेशन से रिलेटेड चंद एक पॉइंट्स के हवाले से बातचीत। ये रही इवेपोरेशन आप लोगों के सामने। ठीक है, अब आपको मैं मजे की बात बताऊं कि इवेपोरेशन के रिजल्ट में मॉलिक्यूल्स लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चले जाते हैं। याद रख लीजिएगा, जब ये स्पॉन्टेनियस एस्केप हो रहा होता है मॉलिक्यूल्स का सरफेस ऑफ द लिक्विड से, तो पीछे याद रख लीजिएगा हमेशा लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे और ये जो एस्केप होने वाले होते हैं ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मैं यहां पे अपने स्टूडेंट्स को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। कोई आपसे पूछे कि लिक्विड के अंदर पड़े हुए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं
ये लिक्विड जो है वेपर में कब कन्वर्ट होता है? लिक्विड की वेपर में कन्वर्ट होने की कंडीशन आप लोगों से पूछ रहे हैं। लिक्विड की वेपर में कन्वर्ट होने की कंडीशन आप लोगों से पूछी जा रही है। आइए आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। याद रख लीजिएगा, एक लिक्विड मॉलिक्यूल को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी किससे बढ़ानी पड़ेगी? काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज्यादा हो जाए। किससे ज्यादा हो जाए? एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जान छुड़वानी है, यानी कि वो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, उस अट्रैक्शन से जान छुड़वानी है, यानी कि एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना है, नंबर 1। प्लस साथ में एक और भी प्रॉब्लम होती है मॉलिक्यूल को एस्केप होने में, और वो होती है सरफेस टेंशन। यानी कि सरफेस टेंशन को ओवरकम करना है और साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करना है। ये दोनों चीजें जब तक ओवरकम नहीं होंगी तब तक एक लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। बच्चे का सवाल है, सर ये सरफेस टेंशन क्या होती है? मैं बता देता हूं बेटा, सरफेस ऑफ द लिक्विड पे मॉलिक्यूल्स जो मौजूद होते हैं ना, उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो यहाँ सेंटर में पड़े हुए मॉलिक्यूल्स की निस्बत जो है वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे साइड्स पे फोर्सेस वो अपनी स्ट्रांग कर लेते हैं, क्योंकि बॉटम पे पड़ा हुआ मॉलिक्यूल उनको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होता है। यानी कि जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, राइट बिलो दिस सरफेस मॉलिक्यूल, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस ऊपर वाले मॉलिक्यूल को नीचे ड्रैग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस ड्रैग से बचने के लिए, और ऊपर तो कोई फोर्स नहीं है जो उसको बैलेंस करे, तो अपनी सराउंडिंग वाले मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन ज़रा स्ट्रांग कर लेता है। बिल्कुल इस तरह, जिस तरह आपको टांगों से पकड़ के कोई खींच रहा हो तो आप अपने आप को बचाने के लिए अपने बाजुओं से, साइडों से किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो ये जो थिन सी लेयर सरफेस पर बन गई है मॉलिक्यूल्स की, इसको मेरे बेटे बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ से एस्केप होने के लिए एक तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करनी होगी और ऊपर से ये सरफेस टेंशन भी ब्रेक करनी होगी। तो इन दोनों को ओवरकम करने के लिए मॉलिक्यूल मस्ट हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट्स लिक्विड स्टेट इनटू इट्स वेपर स्टेट। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि अगर हम लोग एक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है? तो उसके लिए हाई काइनेटिक एनर्जी कंडीशन है, जिसके ऊपर बेस्ड करते हुए वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और सरफेस टेंशन को ओवरकम करते हुए एस्केप हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करते हुए अब नेक्स्ट सवालों की तरफ बढ़ता हूँ। पेपर में सवाल आएगा, इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, या किस फैक्टर ने इवेपोरेशन को बढ़ा देना है और किस फैक्टर ने इवेपोरेशन को कम कर देना है, ये अगला पॉइंट होगा। तो फैक्टर्स इफेक्ट ऑन इवेपोरेशन में सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसके बाद सेकंड नंबर पे टेम्परेचर है, थर्ड नंबर पे सरफेस एरिया है, फोर्थ नंबर पे एक्सटर्नल प्रेशर, फिफ्थ पे ह्यूमिडिटी और सिक्स्थ पे स्पीड ऑफ द विंड, हवाओं की रफ्तार। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करूं, अब जरा खुद सोचिएगा, अगर तो अंदर पड़े हुए मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, लाइक वाटर है तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और लाइक दूसरा रख देता हूं पेट्रोल जिसके अंदर वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्स है। मुझे बताएं ज्यादा इवेपोरेशन किस में होगी? ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा पेट्रोल में, क्योंकि इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो मुझे कह देना चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रेट ऑफ इवेपोरेशन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है जी। तो इवेपोरेशन का जो रेट है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ इनवर्स, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग, उस मॉलिक्यूल के एस्केप होने का चांस कम। पहला पॉइंट समझ आ गई बात की। दूसरा, टेम्परेचर अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो सिंपल सी बात है, इवेपोरेशन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करके कन्वर्ट करें। और आपको पता है मेन जो फैक्टर है, मेन फैक्टर कोई आपसे पूछे विच इज़ द मेन और मेजर फैक्टर विच इफेक्ट द रेट ऑफ द इवेपोरेशन, तो आप लोगों ने टेम्परेचर को ही सिलेक्ट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सरफेस एरिया, जितनी बड़ी सरफेस होगी उतनी बड़ी सरफेस से मॉलिक्यूल्स को एस्केप होने का मौका ज़्यादा मिलेगा। एक गिलास भर के रख दें, उसमें इवेपोरेशन, और एक नहर के अंदर इवेपोरेशन में देखें तो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी नहर पे इवेपोरेशन, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। नहर के किनारे बैठ कर ये आपको ठंड महसूस होगी, गिलास पानी का भर के अपने पास रख के उसके पास बैठने से आपको कूलिंग महसूस नहीं होगी। सरफेस एरिया कम तो इवेपोरेशन कम, डायरेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद एक्सटर्नल प्रेशर। अब मैं आप लोगों से पूछूं,
अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देता हूं तो क्या वो जो वेपर्स बाहर जा रहे थे उनका एस्केप फैसिलिटेट होगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो कंडेंस बैक होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इवेपोरेशन के साथ कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होंगे नए आने वाले उनको नहीं एस्केप होने का मौका मिलेगा। तो मुझे कह देना चाहिए एक्सटर्नल प्रेशर का इवेपोरेशन के रेट के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। फर्दर ह्यूमिडिटी, अगर हवा के अंदर नमी मौजूद है तो ये जो नमी होती है ये भी तो एक्सटर्नल प्रेशर का काम करके प्रेशर के बढ़ने का बायस बनेगी, और इस ह्यूमिडिटी की वजह से जो है वो बाज़ दफ़ा टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो मुझे कह देना चाहिए कि अगर हवा में नमी है तो भी इवेपोरेशन कम हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके साथ डिस्कस हो गया। एंड एट द एंड तेज़ हवाएं चल रही हो तो उसके दो फायदे होंगे, एक तो सरफेस टेंशन डिस्टर्ब हो जाएगी और दूसरा मॉलिक्यूल्स जो पहले से एक्यूमुलेट हो रहे थे उनकी आगे प्रोसीडिंग होती रहेगी, पीछे से नए आने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए जगह बनती रहेगी। तो क्या कहना चाहिए, स्पीड ऑफ विंड का इवेपोरेशन के रेट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जरा देखिएगा, इन्वर्स, डायरेक्ट, डायरेक्ट, इन्वर्स, इन्वर्स एंड डायरेक्ट। तो 3 फैक्टर्स आ गए इन्वर्स के और 3 फैक्टर्स आ गए डायरेक्ट रिलेशनशिप के। ये टोटल 6 फैक्टर डिस्कस करते हुए अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको साथ ही वेपर प्रेशर के हवाले से बात, फिर मैं एट दी एंड आपसे इकट्ठे एमसीक्यूज 2-4 डिस्कस कर दूंगा जो कि इन टॉपिक से रिलेटेड पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। अब मुझे वेपर प्रेशर डिस्कस करना है। सबसे पहले तो एक बात सीखो, वेपर प्रेशर पढ़ते वक्त इवेपोरेशन खुले बर्तन में हो रही थी, वेपर प्रेशर के लिए कंटेनर क्लोज करना पड़ेगा तभी वेपर्स का प्रेशर एक्सर्ट होगा। एक्चुअली होता क्या वेपर प्रेशर, मजे से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, जरा देखिएगा गौर से। ये पड़ा हुआ है कंटेनर, इस कंटेनर में लिक्विड ओपन कंटेनर था तो मॉलिक्यूल्स एस्केप होते जा रहे थे, एस्केप होते जा रहे थे, एस्केप होते जा रहे थे और इवेपोरेशन था। अब जैसे मैंने कंटेनर क्लोज कर लेना है, लिक्विड सरफेस से मॉलिक्यूल एस्केप होगा, लेकिन वो एक सरफेस क्लोज्ड होने की वजह से वो कंडेंसेशन स्टार्ट कर देगा, यानी कि इवेपोरेट होगा, कंडेंस होगा, इवेपोरेट होगा, कंडेंस होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी कि पहले इवेपोरेशन हो रही थी, एक स्टेज तक इवेपोरेशन होती रहेगी, उस स्टेज पर पहुंचने के बाद फिर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। एक ऐसी स्टेज आएगी क्लोज कंटेनर में, एक ऐसी स्टेज आएगी जो इक्विलिब्रियम स्टेज कहलाती है। क्या मतलब, इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या होगा, जितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने वेपर्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि मैं कहना चाहता हूं रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब ये सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बेटे जो सैचुरेशन जोन होता है, अभी मैं आपको पिक्चर में बताता हूं सैचुरेशन जोन क्या है। सैचुरेशन जोन वो जोन है जहां पे वेपर्स एट ए टाइम मौजूद रहते हैं और उस सैचुरेशन जोन में पड़े हुए जो भी वेपर्स की तादाद होगी उनका वो एक्सर्ट किया जाने वाला जो प्रेशर है उसको हम किसका नाम देंगे, उसको हम वेपर प्रेशर का नाम देंगे। यानी कि शर्त है वेपर प्रेशर को ऑब्जर्व करने के लिए कंटेनर क्लोज करना पड़ेगा। कंटेनर क्लोज करने का मकसद क्या था, इक्विलिब्रियम आएगा, और जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा कि एस्केप और कमिंग बैक यानी कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट जब तक बराबर नहीं होगा तब तक सैचुरेशन जोन में पड़े हुए वेपर्स के एक्सर्ट किए जाने वाले प्रेशर को मैं वेपर प्रेशर का नाम नहीं दे सकता। आइए ज़रा थोड़ी सी वर्डिंग के साथ शेयर करें और उम्मीद है कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने में कामयाब हो जाऊँगा। मजीद डायग्राम से कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। Vapor pressure is a pressure exerted by the vapors of a liquid in equilibrium with the liquid at a given temperature। आपको पता है सैचुरेशन जोन में जो वेपर्स की तादाद है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर कांस्टेंट रहती है। जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करते हैं सैचुरेशन जोन में पड़े हुए वेपर्स की तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ये देखो लिक्विड का वेपर में जाना एवेपोरेशन है, वेपर्स का वापस लिक्विड में आना कंडेंसेशन है। तो जब दोनों के रेट बराबर हो जाए, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन रेट कंडेंसेशन रेट के जब बराबर हो जाएगा तो उस वक्त जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वेपर्स उनको वेपर प्रेशर का नाम दिया जाता है। ये देखिए बेटा ओपन कंटेनर, इसमें पड़े हुए ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अब एस्केप हो रहे थे, पहले इवेपोरेशन थी, कंटेनर को क्लोज कर दिया मैंने। जब कंटेनर को क्लोज किया तो अब मॉलिक्यूल्स ना सिर्फ एस्केप होंगे बल्कि वापस भी आ रहे होंगे। अब ज़रा देखें, पहले एस्केप हो रहे थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो गया। अब एक ऐसी स्टेज आई जिस पर जितने जा रहे थे
उतने ही वापस आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कहलाया रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन का बराबर हो जाना। अब वेपर प्रेशर कहाँ है? देखिए बेटा, ये तो जाने और आने वाले जब बराबर हो गए तो कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट भी तो कर रहे होंगे। ये जो ऊपर खाली जगह आपको नजर आ रही है, इस जोन को मैं ये सर्कल के साथ शो कर देता हूँ। इस सर्कल वाले जोन को मैं नाम दे रहा हूँ सैचुरेशन जोन। एट अ गिवन टेम्परेचर होता है ये सैचुरेशन जोन। सैचुरेशन जोन में पड़े हुए वेपर्स की जो तादाद है, जो नंबर ऑफ वेपर्स हैं, यही एग्जर्ट करते हैं क्या? वेपर प्रेशर। यानी कि सैचुरेशन जोन में एट अ गिवन टेम्परेचर जितने नंबर ऑफ वेपर ज़्यादा होंगे उतना उनका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जिसको हम लोग वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। तो कितना आसान शब्दों में मैंने आपको बात समझा दी। रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो चुका है। इस ऊपर वाले जोन में जो भी नंबर ऑफ द वेपर्स पड़े हुए होंगे उनका एक्सर्ट किया जाने वाला प्रेशर क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। अब अगर कंटेनर ओपन हो तो आपको पता उसमें सिर्फ इवेपोरेशन हो रही होगी, कंडेंसेशन का चांस कम होगा, जिसकी वजह से वो जो वेपर्स पड़े हुए हैं वो ओपन कंटेनर में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता, क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम आता। इसलिए कहा जाता है कि वेपर प्रेशर इज अ क्लोज्ड कंटेनर प्रोसेस। समझ आ गई? अब वेपर प्रेशर को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनकी तरफ लेकर के चलता हूँ। देखो, मैं भी आप लोगों को जो एक्सप्लेन कर रहा था, इस एक्सप्लेनेशन में आपको अब समझ आ जानी चाहिए ओपन कंटेनर में इवेपोरेशन और क्लोज कंटेनर के अंदर ये सारे मॉलिक्यूल्स। आप देखो, ये यहाँ पे वापस आने वाले दो हैं और अगर जाने वाले भी दो हों तो मैं कह सकता हूँ कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर होगा। तो इस जोन को मैंने बोला है सैचुरेशन जोन। तो इस सैचुरेशन जोन में पड़े हुए वेपर्स की तादाद जो है वो वेपर प्रेशर को डिसाइड करती है और वो टेम्परेचर पर मेनली डिपेंड करती है। और भी फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करती है, उसके हवाले से भी आप लोगों के साथ ज़रा डिस्कस हो जाए। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेपर प्रेशर को दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं और दूसरा नहीं करते। दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा फैक्टर वेपर प्रेशर को इफेक्ट कर रहा है और कौन सा फैक्टर वेपर प्रेशर को इफेक्ट नहीं कर रहा। सबसे पहले फैक्टर्स इफेक्टिंग में आ जाता है नेचर ऑफ लिक्विड। पोलर एंड नॉन पोलर का चक्कर है। इस नेचर ऑफ लिक्विड को मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से भी रिलेट कर सकता हूं। आइए जरा बात करते हैं। पोलर के अंदर मैं वाटर रख देता हूं, नॉन पोलर के अंदर मैं पेट्रोल रख देता हूं और टेम्परेचर मैं यहां पे फिक्स कर देता हूं 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे मेरा सवाल है, एक कंटेनर में पेट्रोल है, एक कंटेनर में वाटर है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो डेफिनेटली पेट्रोल में वीक फोर्सेस होती हैं लंडन और वाटर में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर मैं इस कंटेनर को क्लोज कर दूँ तो मुझे पेट्रोल के ज़्यादा वेपर्स मिलेंगे एज कंपेयर टू वाटर। इसका मतलब है पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा और वाटर का कम। तो क्या तय करें कि पोलर विल हैव ऑलवेज लो वेपर प्रेशर। ये आपको पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है। पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट उनका हाई होता है, और जो नॉन पोलर होता है उसका हमेशा हाई वेपर प्रेशर होता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी। ये चीज़ रिलेट होकर फिर कहाँ चली जाती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बढ़ने पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप याद रख लीजिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वेपर प्रेशर के साथ इनवर्स। अब एक इंपॉर्टेंट और फैक्टर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर भी बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर है। फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेल्सियस पर आपने इसको रखा था, आप ज़रा इसको 50 डिग्री सेल्सियस पर रखो, क्या होगा? इवेपोरेशन बढ़ेगी, कंटेनर क्लोज है तो कंडेंसेशन भी उसी हिसाब से जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन आप लोग देखेंगे कि हाई टेम्परेचर पर यहाँ पर इवेपोरेशन रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा होगी और इंतज़ार होगा किसका? कंडेंसेशन के रेट के इक्वल होने का। लेकिन उस इंतज़ार में मसला क्या आ जाएगा कि इस ऊपर वाला जो जोन है सैचुरेशन जोन, इसमें नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ जाएंगे। बढ़ने के बाद फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि 10 जा रहे हैं 10 आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं 10 आ रहे हैं। 25 पर ऊपर अगर 50 पड़े हुए थे तो 50 डिग्री सेल्सियस पर ऊपर 50 की बजाय सैचुरेशन जोन में 100 या 200 मॉलिक्यूल्स अगर आ जाते हैं हाई टेम्परेचर हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से, इसका मतलब है यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मुझे फिर कह देना चाहिए टेम्परेचर का और वेपर प्रेशर का सीधा सीधा क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल अगर बढ़ा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी फोर्सेस के साथ ही रिलेट हो रहा है। तो इसका भी वेपर प्रेशर के साथ क्या कर देते हैं? इनवर्स।
तो वेपर प्रेशर का पोलर और नॉन पोलर के साथ भी बता दिया, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़कर पोलराइजेबिलिटी की बेस पर भी बता दिया, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ रिलेशनशिप भी इनवर्स बता दिया, और टेम्परेचर इज द मेन फैक्टर। मैं लिख देता हूँ, सबसे मेन फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट नहीं भी करते, वो कौन से हैं? वो है सरफेस एरिया। इवेपोरेशन को तो करता है लेकिन वेपर प्रेशर को नहीं करता। यही पेपर में सवाल आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल इफेक्ट इवेपोरेशन बट नॉट वेपर प्रेशर। तो आप सरफेस एरिया कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी इसमें आ जाएगा, अमाउंट ऑफ द लिक्विड भी आ जाएगी। ये बात मैं अब आपको कैसे समझा सकता हूं। आइए जरा देखते हैं कि वेपर प्रेशर को सरफेस एरिया क्यों इफेक्ट नहीं कर रहा। आपके पास दोनों साइड्स पे मैंने लिक्विड बिल्कुल एक ही टाइप का लिया, तो मैंने ये लिक्विड रख दिया और टेम्परेचर रख दिया वाटर लिक्विड 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये इसका सरफेस एरिया, ये इसका सरफेस एरिया। अगर इसकी सरफेस ओपन रखूं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये एस्केप होने वाले वेपर्स की तादाद है 3, और अगर ये ओपन सरफेस पर बात करें तो यहाँ पे एस्केप होने वाले वेपर्स की तादाद क्या है, ज़्यादा। तो इवेपोरेशन तो इफेक्ट हो रही है भाई सरफेस एरिया से। अब वेपर प्रेशर क्यों नहीं इफेक्ट हो रहा? कंटेनर को क्लोज कर दें। जब कंटेनर को क्लोज कर देंगे, अब इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम लोग इंतजार करेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कब बराबर हो रेट ऑफ कंडेंसेशन के। अब देखें, जब सरफेस एरिया आपने कम लिया है तो एस्केप अगर 3 हो रहे हैं तो वापस भी कितने आ रहे होंगे? 3। तो फॉर एग्जांपल यहां पर सैचुरेशन जोन में पड़े हुए वेपर्स की तादाद 10 है। अब जब सरफेस एरिया ज़्यादा कर दिया है तो यहाँ पे आप कहते हैं सर 10 एस्केप हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल्स को एस्केप करवा देते हैं, बेटा वापस कंडेंस भी तो उसी हिसाब से ज़्यादा रिकैप्चर्ड हो रहे होंगे सरफेस पे, तो सरफेस उनको रिकैप्चर्ड भी तो ज़्यादा करेगी। तो यहाँ पे जो नेट नंबर ऑफ द वेपर सैचुरेशन जोन में पड़े हुए होंगे उनकी तादाद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि अगर इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है तो उसी के हिसाब से कंडेंसेशन भी तो ज़्यादा हो रही है। तो क्या तय करें कि सैचुरेशन जोन जो है उसमें पड़े हुए वेपर्स टोटली किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं? टेम्परेचर पर। उसका सरफेस एरिया से कोई ताल्लुक नहीं होता। क्या अच्छा लगा समझाना? समझ आई है बेटे? आप लोगों की चाहत मोहब्बत उल्फत मुझ तक पहुंचती है, आपके पेरेंट्स इवन के फ़ोन करके। आज खानेवाल से हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मास्टर सलीम साहब, उनका फ़ोन आया, उनका बेटा यहाँ पे हमारे पास पढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा सर एक सवाल पूछना था आपसे। मैंने कहा या अल्लाह खैर हो, सही क्या हुआ? कहते सर 50 साल की उम्र में इजाज़त होती है एमडी कैट का एग्ज़ाम देने की? मैंने कहा, बड़े सीरियस होकर उन्होंने पूछा फ़ोन पे। मैंने कहा नहीं सर 50 ईयर्स की तो नहीं है इजाज़त। कहते सर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा से जो है वो एमडी कैट एग्ज़ाम, या मैं भी एमडी कैट एग्ज़ाम दूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं दोबारा मैं भी एमडी कैट एग्ज़ाम दूँ अपने बेटे के साथ। मैंने कहा क्यों सर, क्या हुआ? कहते यार मेरा बेटा तो लेक्चर सुनता ही है, उसके बाद मैं फिर डिवाइस ले लेता हूँ और मैं फिर लेक्चर सुनना शुरू कर देता हूँ, और मुझे इतनी खुशी होती है और इतना मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है, इतनी समझ आती है कि इवन कि मेरे अंदर शौक़ पैदा हो गया कि मैं एंटी टेस्ट दूँ। तो बेटा इस बात के लिए मैं सल्यूट करता हूँ आप सब लोगों की जो है वो तरफ से आने वाले बहुत अच्छे फीडबैक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह अलमाइटी का जो है वो शुक्रगुजार हूँ कि उस ज़ात ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के दिलो दिमाग के अंदर केमिस्ट्री को बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो उतार सकता हूँ। आई रियली फील्स ग्लैड एंड दिस कैन you people can see the reality of emotions into my eyes. My eyes will getting जो है वो glittered while I'm saying all this stuff or sharing this all this stuff to you people. सो यही वो चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही है। तो एनी हाउ मैंने बताया कि वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया से इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इवेपोरेशन सरफेस एरिया से इफेक्ट होगी। वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए मेथड्स के नाम याद रख लीजिएगा बेटा। ये मैनोमीट्रिक मेथड होता है जो हमारी बुक में लिखा हुआ है। इसके अलावा बैरोमीट्रिक मेथड से भी जो है वो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप याद रख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं बैरोमीट्रिक मेथड मोस्टली मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ये पेपर में सवाल आ सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना हो तो बैरोमीटर यूज करना है, लेकिन अगर वेपर प्रेशर यूज करना हो तो मैनोमीटर यूज करना है। फर्क सिर्फ डिफरेंट ये होता है, ये बैरोमीटर जो है वो क्लोज्ड एंड के साथ ट्यूब होती है, जबकि जो मैनोमीटर है उसका ये एंड जो है वो ओपन होता है, तो इसमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्लूड किया जाता है।
तो वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमेट्रिक मेथड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमेट्रिक मेथड। तो ये आप लोगों के साथ बात शेयर होगी। ये जो ग्राफ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। मैं इस ग्राफ को वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के साथ रिलेट करता हूँ और आपकी टेक्स्ट बुक का ये ग्राफ है और यूएचएस के एग्जाम में ये आ चुका है। आइए ज़रा इस ग्राफ को डिस्कस करें, फिर मैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाऊँगा। बॉइलिंग पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पे ऊपर बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, तो हमें ये ग्राफ अगर बॉइलिंग पॉइंट समझाकर बता दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट्स सिखाता हूँ, फिर इस ग्राफ की तरफ आता हूँ ताकि ये ग्राफ भी आपके साथ हो जाए। मेजरमेंट मैं बता चुका हूँ वेपर प्रेशर की, यहाँ पे मौजूद है। न्यूमेरिकल आई डोंट थिंक सो आज तक कभी यूएचएस ने एग्जाम न्यूमेरिकल दिया। हाँ, अलबत्ता आप एक छोटी सी इक्वेशन याद रख सकते हैं। मैनोमेट्रिक मेथड में जो वेपर प्रेशर मेजर होता है उसमें दो प्रेशर्स का सम होता है। एक तो ये वेपर प्रेशर उसमें मौजूद होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसमें शामिल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ में डेल्टा एच हाइट। अब बेटा देखें, मैं यूएचएस पढ़ा रहा हूँ तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि भाई यहाँ पे लिक्विड लेंगे उसको पहले फ्रीज